नमस्कार बच्चों, आप सबको मेरा यानी डॉक्टर अनीता भटनागर जैन का नमस्कार। नमस्कार कितना प्यारा अभिवादन करने का तरीका है हमारा, है ना। जब हम नमस्कार करते हैं तो सामने वाले को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और किसी भी समय, सुबह दोपहर रात, हम नमस्कार किसी भी समय कर सकते हैं, उसको अलग अलग बदलना नहीं पड़ता। और इसकी क्या विशेषता है? ये विशेषता है कि ये हमारी अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान है, हमारा अपना एक अलग वजूद है। और आज के कोरोना काल की महामारी में तो विदेश में भी इसकी प्रशंसा हो रही है कि इस तरीके से अभिवादन किया जाए। मैंने IAS यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा में 37 वर्ष तक नौकरी की। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि मैं जिस भी पद पर रही, चाहे DM रही, कमिश्नर रही, सेक्रेटरी रही या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रही, मेरा सबसे ज्यादा किस जगह जाने का मन करता था और मैं जाती थी कोई भी मौका ढूंढ करके? स्कूल। हाँ, मेरी सबसे ज्यादा इच्छा होती थी कि स्कूल जाऊं, क्योंकि जब मैं बच्चों को देखती थी, आज तो सिर्फ आप ही मुझे देख पा रहे हैं, मैं तो आपको देख ही नहीं पा रही, लेकिन हाँ, जब मैं स्कूल में जाती और बच्चों को संबोधित करती तो बच्चों को देखकर उनके मासूम चेहरे, उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखों में जो कुछ करने की ललक, जो सपने वो देख रहे हैं, उन सबको देखकर मुझ में भी जोश आ जाता कि हाँ, कुछ किया जा सकता है। जब मैं DM कानपुर थी तो मैंने बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर, बहुत सारे स्कूलों के साथ मिलकर, आप सोचिए, 1 लाख बच्चों की बाल पर्यावरण वाहिनी बनाई। बाल पर्यावरण वाहिनी यानी चिल्ड्रंस एनवायरमेंटल आर्मी। तो ये तो स्पष्ट है कि ये बच्चों की थी, पर्यावरण भी स्पष्ट है, लेकिन वाहिनी यानी आर्मी की जरूरत क्यों? हमें कब जरूरत होती है आर्मी की? जब हमें सुरक्षा करनी होती है अपने आप की। तो साफ बात है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये वाहिनी बनाई गई थी। लेकिन क्यों? हमें क्या आवश्यकता है पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए? आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, फिर भी मेरा ये प्रश्न आपसे, जिसका आप अपने आप ही अपने को जवाब देंगे। क्या आपको ये लगता है कि हमारे आसपास इर्द गिर्द बहुत सी चीजें बदल रही हैं? क्या प्रदूषण बढ़ रहा है? क्या बीमारियां बढ़ रही हैं? क्या तापमान यानी टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है? क्या मौसम भी बदल रहे हैं? अगर आपको लगता है ये सब बदल रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो वाकई में हमें चिंता करने की जरूरत है। किसके लिए? अपने आप के लिए। मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगी। इस चित्र में एक बीमार पृथ्वी पड़ी हुई है, जो कि अस्पताल के बेड पर लेटी हुई है। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई है और उसकी ड्रिप चढ़ रही है, जिसमें पृथ्वी को खून दिया जा रहा है, यानी कि हमारी पृथ्वी बीमार है। एक चित्र और आपको दिखाना चाहूंगी, जो कि एक साइंटिफिक स्टडी का है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि वाई शुड वी केयर, यानी हम चिंता क्यों करें। अब आप इस चित्र में देखिए, इसमें पृथ्वी को दिखाया गया है। इस तरफ पृथ्वी के तापमान यानी टेम्परेचर दिखाए गए हैं 1990 के, और वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि 100 वर्ष बाद यानी 2090 में पृथ्वी कैसी दिखेगी। अब हम चलिए इसमें भारतवर्ष को ढूंढते हैं। तो इधर तो भारतवर्ष इधर था और इधर भारतवर्ष इसमें यहां है, ये लाल, गहरे लाल में। अभी जो गहरे लाल है, इसमें जो टेम्परेचर दिखाया गया है वो है करीब 32 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो क्या ये अनुमान सही निकले कि वैज्ञानिकों के? हाँ भी और नहीं भी। हाँ इसलिए कि क्योंकि जो अनुमान लगाया गया कि तापमान बदलेंगे वो सही निकला, लेकिन जो अनुमान लगाया गया कि कितनी जल्दी बदलेंगे वो गलत निकल गया, क्योंकि हम मनुष्यों ने बहुत से ऐसे काम किए और कर रहे हैं जिनकी वजह से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस बन रही हैं
और जिनका प्रभाव पृथ्वी के तापमान पर पड़ रहा है। तो अब इसमें 2090 में 32 डिग्री टेम्परेचर भारत में दिखाया गया। आप सोचिए, पिछले साल 2019 में और इस वर्ष 2020 में अधिकतम गर्मी में तापमान कितना रहा? 40, 45, 48 और कुछ जगह तो 50 डिग्री। तो कहाँ 32 डिग्री 2090 में और कहाँ 48 से 50 डिग्री 2020 में। तो कल्पना करिए कि वाकई में आज से 60-70 साल बाद पृथ्वी पर कैसा तापमान होगा, और हमारी आपकी, हम में से जो लोग भी उस समय पृथ्वी पर होंगे, हमारी स्थिति क्या होगी। अगर मैं आपसे ये पूछूं एक प्रश्न कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज जीने के लिए क्या है और जिसके बिना हम तुरंत मर जाएंगे, सबसे जरूरी चीज होगी सांस। न पानी न खाना, जिसके बिना हम काफी समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सांस यानी बिना ऑक्सीजन के तो हम चंद क्षणों में ही मृत हो जाएंगे। एक प्रश्न और, जिसका उत्तर आप अपने आप को ही दीजिए। पेड़ हमें क्या देता है? मैं जब स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, आप जानते ना, गांव में भी विद्यालयों में जाती थी, तो बच्चों से प्रश्न पूछती थी और पता मुझे क्या उत्तर मिलते थे? सबसे पहले बच्चे कहते थे पेड़ हमें फल देता है। हाँ, फल देता है क्योंकि खाने की चीज पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है। पेड़ हमें लकड़ी देता है, पेड़ हमें छाया देता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज पेड़ हमें क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जो आप सभी जानते हैं, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, एक सेकेंड को कल्पना करिए कि हम सब क्या खरीदते हैं अपने जीवन में। हम जो कपड़े पहनते हैं वो खरीदते हैं, अगर हम कुर्सी पर बैठे हैं, टेबल है, जो हम खाना खाते हैं वो भी खरीदते हैं, हम जिस घर में रहते हैं वो भी खरीदना पड़ता है, और जिस मोबाइल पर आजकल आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो भी खरीदा जाता है। लेकिन सबसे जरूरी वस्तु जो सृष्टि ने हमें मुफ्त में दी है, ऑक्सीजन, जो पेड़ पौधे हमें देते हैं मुफ्त में, पूर्णतया मुफ्त हमें मिलती है। कभी आपने सोचा? तो हमारा आपका क्या फर्ज है? हमें भी तो सृष्टि को वो चीज वापस लौटानी है जो सृष्टि ने हमें दी है। पर एक बहुत बड़ी समस्या होती है, हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरे करने से क्या होगा। जब हम कहते हैं समस्या है तो सब लोग कहते हैं हाँ बहुत समस्या है, बहुत प्रदूषण है, और सब सारे लाते हैं, सहमत होते हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि कुछ करो और कोई खुद कुछ क्यों नहीं कर रहा, तो सब बगले झांकने लगते हैं, सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि भाई कोई दूसरा कुछ करेगा। एक सेइंग मुझे बहुत अच्छी लगती है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। The greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. यानी सबसे बड़ा खतरा हमारी पृथ्वी के लिए क्या है? हमारी सोच। और क्या सोच? ये सोच कि इसका निदान इसको कोई और बचाएगा। लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अगर हम कदम उठाएंगे तो, और जो नहीं कदम उठा रहे वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके कदम ना उठाने से, इनके कुछ ना करने की वजह से भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको यह सोचना है कि आप में से हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, और जब हम महत्वपूर्ण हैं तो हम जो करेंगे तो उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। Each one of us impacts our earth by action and even by inaction. तो एक व्यक्ति कुछ करे, 10 लोग कुछ करें, 100 लोग कुछ करें या 1000 लोग कुछ करें, तो सबके थोड़े से छोटे 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 कुछ मिलकर के एक बहुत बहुत बड़ा कुछ बन जाएगा जिसका प्रभाव पड़ता है। तो कभी भी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका महत्व नहीं है और आपके करने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं ना कि अंधेरे का तिरस्कार ना करके अगर आप अंधेरे में केवल एक दिया जला दें तो उस दिए का प्रकाश भी बहुत बहुत दूर तक फैलता है। तो हम सबको के लिए पृथ्वी क्या है?
क्या ये पृथ्वी केवल मनुष्य की है? इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही रहता है? हाँ, नहीं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं। अगर हम वृक्षों की बात करें तो वृक्षों में गिलहरी रहती है, बहुत सारे पक्षी रहते हैं, कौवे, मैना, गौरैया, बुलबुल, कोयल, फाख्ता, कबूतर, बहुत सारे पक्षी और इनके साथ ही साथ बहुत सारे अन्य जीव जंतु जैसे बंदर हैं, वानर हैं, जंगलों में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये पृथ्वी किनकी हुई? उन सबका घर हुई। तो इसलिए हमें ये विचार करना है कि ये जो पृथ्वी है ये केवल मनुष्य की नहीं है, ये पृथ्वी सबकी है। और क्या ये पृथ्वी केवल इस समय जीवित रहने वाले लोगों की है? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमसे पहले लोगों ने ये सोचा होता तो आज हमें ये पृथ्वी ना मिलती इस तरीके से कि हम इस पर रह सके। यानी हम सब इस पृथ्वी के क्या हैं? वी आर ओनली द ग्लोबल ट्रस्टीज एंड we have to leave the earth behind for the future generations to enjoy their right. यानी हम सबको इस पृथ्वी का ध्यान रखना है, इसको संजो कर उपयोग करना है और ऐसे उपयोग करना है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उनके अधिकार मिल सकें। इससे क्या हुआ अगर वो पैदा नहीं हुई, लेकिन हमारे आपके सबके वंशज जो इस पृथ्वी पर आएंगे उनके भी तो अधिकार है ना। हम सब कुछ अभी तो नहीं खत्म कर सकते ना। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ा होगा। तो सबसे सरल भाषा में सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि हम इस प्रकार विभिन्न संसाधनों का उपयोग करें कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सब कुछ महफूज और बचा कर रखें। आप सोचिए, हमसे पहले अगर हमारे पूर्वजों ने पेड़ ना लगाए होते तो हमें आपको क्या उन पेड़ों की सांस मिलती? अच्छा हाँ, एक बात और, एक दिन में एक व्यक्ति कितनी हवा पी जाता है? आप सोच सकते हैं? गैस कर सकते हैं? गैस करिएगा। खैर, मैं आपको बताती हूँ, 11,000 लीटर हवा एक दिन में एक व्यक्ति मुफ्त में पीता है। सोचा आपने? तो आप अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे कि जीवन भर में कितनी हवा आपने अभी अपनी उम्र में ली और आगे कितनी लेगी, उसी हिसाब से आप सोच सकते हैं कि हमें कितने पेड़ लगाने चाहिए। हम पेड़ लगाने की बात करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। आपने तो सोचा ही नहीं होगा कि इस क्लास में आपको कहानी सुनने के मिलेगी। मैंने बहुत सारी कहानियां लिखी और मेरी कहानियां बच्चों के लिए ही होती हैं। और ये जो कहानियां हैं, ये बहुत सी जो मेरी किताबें हैं अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, फ्रेंच। तो इन्हीं उस कहानियों में से मैं एक कहानी आपको अभी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं उसके बाद आपसे पूछूंगी। पृथ्वी के वेंटिलेटर। आजकल के कोरोना काल में आपने बार बार वेंटिलेटर शब्द का नाम सुना होगा, तो अब सुनिए ये कहानी, पृथ्वी के वेंटिलेटर। अविनाश जिंदा तो है, जरा सा बुखार ही तो था, सीधे एयरपोर्ट से डॉक्टर अस्पताल कैसे भेज सकते? नानी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। अम्मा, चीन में फैले कोरोना वायरस की महामारी की वजह से एहतियात और इलाज के लिए अविनाश को अस्पताल में रखा गया है। मम्मी, पापा का इलाज घर में भी हो सकता था ना? गौरी बोली। बेटा, कोरोना वायरस हवा में थूक से फैलता है, घर पर भी यह बीमारी होने का डर था, और नानी की उम्र तो 60 वर्ष से ज्यादा है, बड़े लोगों में तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है, इसीलिए पापा को अस्पताल में रखा गया है, जया ने प्यार से समझाया। संतरे, सेब, अनार ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। बाहर से आवाज आई, रामू काका, चांद आ गया है, 2 किलो संतरे खरीद लीजिएगा, और हाँ, थैला 6 फुट दूर पर ही रख दीजिएगा, और फल लेने के बाद अपने हाथ साबुन से 20 सेकंड तक मलकर ठीक से धो लीजिएगा, मम्मी ने कहा। अरे, पर हम तो एक एक फल खुद देख कर लेते हैं, रामू काका ने आपत्ति करी।
हाँ काका, पर आप टीवी पर देख रहे हैं ना कि दूरी बनाए रखने से ही हम सब इस इन्फेक्शन से बच पाएंगे। और हाँ, उसे बिस्किट और पानी भी दे दीजिएगा। इस महामारी में जब हम सब घरों में दुबके बैठे हैं, वो घर घर जाकर फल बेच रहा है। मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर कर दाल, चावल, नमक और तेल के 60 पैकेट मंगवाए। मम्मी, ये किसके लिए है? अनेक लोग पास में रहते हैं जो रोज कमाते थे, पर अब तो सब काम बंद है। सारे रिक्शा वाले भी खाली खड़े हैं और खाने को कुछ नहीं है। ये पैकेट उन मजदूरों और रिक्शा वालों के परिवारों के लिए हैं। गौरी तुरंत गई और जाकर अपनी गुल्लक से सारे पैसे निकालकर मम्मी के सामने रख दिए। मम्मी, मैं साइकिल लेने के लिए पैसे बचा रही थी, पर वो बाद में ले लूंगी। आप इन पैसों से बिस्किट मंगवा लीजिए। हमारी सड़क पर जो कुत्ते रहते हैं, ढाबा बंद होने की वजह से वो सब भी भूखे हैं। शाबाश गौरी, समाज के लिए कुछ करने के लिए उम्र में बड़ा होना जरूरी नहीं है, नानी ने कहा। हाँ अम्मा, ग्रेटा थेनबर्ग, स्वीडन की 15 साल की लड़की ने पृथ्वी को बचाने के लिए मुहिम छोड़ी है और इतनी सी उम्र में वो विश्व लीडर हो गई है। 10 दिन हो गए। जया रोज अस्पताल में अविनाश से फोन पर बात करती। अरे अम्मा देखिए, टीवी पर ग्रेट इंडिया मॉल के सामने नीलगाय खड़ी है, रामू काका की उत्साहित आवाज आई। समाचार था कि कोरोना वायरस की वजह से सारे इंसान घरों में दुबके बैठे हैं। गाड़ियां न चलने के कारण प्रदूषण गायब हो रहा था। सारा समय चिड़ियों की चहचहाट की आवाज आती थी, मानो कि शहर जंगल में बसे हों। पृथ्वी के ओजोन परत का जो छेद था वो धीरे धीरे छोटा होने लगा था और पृथ्वी फिर से स्वस्थ होने लगी थी। रामू काका से नहीं रहा गया। बोले, सोचने वाली बात यह है, क्या मनुष्य ही वायरस नहीं? उसने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पृथ्वी, अपने घर को नष्ट कर डाला। बाहर गाड़ी की आवाज के रुकने के साथ सब दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़े। पापा कुछ कमजोर हो गए थे, पर चेहरे पर अभी भी वही विजयी मुस्कुराहट थी। पापा बता रहे थे कि आज वो जब वेंटिलेटर के बिल का भुगतान कर रहे थे तो वो भावुक होकर रोने लगे। ये वेंटिलेटर क्या होता है? गौरी ने पूछा। गौरी, ये सांस की मशीन होती है। इसके द्वारा मुंह में फेफड़ों को धीरे धीरे ऑक्सीजन भेजी जाती है। पर पापा, आप रो क्यों रहे थे? क्या बिल बहुत ज्यादा था? मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए क्योंकि हॉस्पिटल में 10 दिन के वेंटिलेटर का बिल 50,000 रुपए था और मैं ये सोच रहा था कि 45 वर्षों से प्रकृति से ऑक्सीजन मुझे मुफ्त में मिल रही है। प्रकृति का बिल कितना बड़ा होगा? आखिर मैंने प्रकृति के लिए क्या किया? अरे पापा, हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि पृथ्वी के वेंटिलेटर पेड़ हैं। अब मैं अपनी हर बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट में सबको पौधे दूंगी और हम खूब सारे पेड़ लगाएंगे और उनका ध्यान भी रखेंगे कि वो बड़े हों। और हाँ पापा, मैं अब गाड़ी से नहीं साइकिल से स्कूल जाया करूंगी। पापा ने प्यार से गौरी को लिपटा लिया। माय गौरी, द ग्रीन लीडर। हाँ तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप अलग से आज ये लिखिएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। केवल पेड़ लगाने के अलावा भी कुछ और चीजें भी इसमें हमें सीखने को मिलती हैं जो शायद हम अपने जीवन में कर सकते हैं। इनको अलग से नोट करिएगा। फिलहाल अब आज के जो मैंने आपसे बातचीत करी, जो आपको कहानी सुनाई, इसके बाद मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए क्या करना है। तो ये तो बात तय हुई कि हमें वृक्ष लगाने हैं, लेकिन वृक्ष लगाने के साथ साथ उतना ही जरूरी है कि हम उन वृक्ष की देखभाल करें। क्योंकि बिना देखभाल अगर केवल वृक्ष लगाए और मर गए तो वो भी बेकार। अगर आपके पास, मान लीजिए आप कहते हैं मैं तो छोटे से घर में रहता हूँ, हमारे यहाँ कोई मैदान नहीं है, कोई लॉन नहीं है, मैं कहाँ लगाऊं? तो बहुत से लोग अपनी छत पर गमलों में लगा सकते हैं। छत नहीं है तो आप बैल्कनी में छोटे छोटे गमलों में पौधे लगा सकते हैं। तो एक बात तो हुई कि वृक्ष या पौधे लगाएं, फिर उनकी देखभाल करें। लेकिन ये भी तय करना होगा, ये भी कैलेंडर बनाना होगा कि आप ये वृक्ष कब कब लगाएंगे। तो
सबसे आसान तरीका है, आपके परिवार में जो भी खुशी का मौका हो, नया साल हो गया, विभिन्न त्योहार हो गए, आपके पापा मम्मी की बर्थडे हो गई, नाना नानी बाबा दादी सबकी बर्थडे हो गई, हाँ शादी की एनिवर्सरी भी हुई, ठीक, और आपके जो परम मित्र हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, उनकी बर्थडे, आप इन सब पर पौधे खरीद करके दे सकते हैं। और जब आप अपनी बर्थडे मनाएं, हाँ ठीक है, आप कहेंगे अभी कोरोना का टाइम में नहीं बर्थडे मना पा रहे, लेकिन कुछ समय बाद आप बर्थडे मनाएंगे जब, जिसमें आपके दोस्त भी आएंगे, और नहीं भी फिलहाल तो आप पौधे खरीद करके उनको भेंट में दे सकते हैं। इससे आपकी मित्रता का जो वृक्ष है, वो दोस्ती, वो और भी मजबूत होगी। इसके साथ ही साथ आपके विद्यालय में भी वृक्ष लगाए जा सकते हैं, बहुत सारे जो भी कोई अवसर आते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो कागज है, ये कागज किससे बनता है? अब आप सोचेंगे मैं आपसे कितना सरल प्रश्न पूछ रही हूं। हाँ, ये कागज जो है ये वृक्ष से बनता है। तो अब अगर हम इस कागज का पूरा उपयोग करेंगे, यानी हम इस पे पूरा ऊपर से नीचे तक लिखेंगे जब कॉपियों में लिखते हैं, और हम पीछे भी लिखेंगे। मान लीजिए आपकी कुछ कॉपी ऐसी बच जाए जिसमें खाली पन्ने हैं, तो उन पन्नों का इस्तेमाल रफ पेपर के रूप में करेंगे। फोटोकॉपी करनी है तो कागज के एक तरफ नहीं, दोनों तरफ उसका उपयोग कर लें, तो हम कागज का उपयोग कम करेंगे। और जब हम कागज का उपयोग कम करेंगे तो अपने आप ही पेड़ कटने से बचेंगे। तो खुद भी करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको करने की कोशिश करिए। मैंने जो आपको बाल पर्यावरण वाहिनी के बारे में बताया था, तो कानपुर में बहुत से विद्यालयों ने अपनी रद्दी इकट्ठी करी, जो मेरा अनुरोध स्कूल से है। टर्म के समाप्ति पर जिन कॉपियों का उपयोग नहीं है, तो उनको इकट्ठा करके रिसाइकलिंग कराई गई। आप सोच सकते हैं स्कूलों ने कितने पेड़ कटने से बचाए। इतनी रद्दी इकट्ठी करी सबने की 590 पेड़ कटने से बचे, यानी 590 पेड़ों से जितने कागज मिलता उतनी रद्दी सबने बचाई। और एक मजे की बात और, उन स्कूलों ने क्या किया कि उस अपने स्कूल की रद्दी के कागज से रिसाइकिल पेपर बनवाया। कुछ ने अपने यहाँ खुद बनाया रिसाइकलिंग मशीन छोटी छोटी लगाकर, और उससे अपने ही विद्यालय के लिए रिपोर्ट कार्ड और मेरिट सर्टिफिकेट बनाया। तो ये रिसाइकिल पेपर थोड़ा सा मोटा होता है तो आसानी से फटता नहीं है, और उस पर पीछे छोटा सा पेड़ बनाया। पेड़ नाचता हुआ झूमता हुआ खूब खुश। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट कार्ड की वजह से और पेड़ कटने से बचे। एक आखिरी चीज और, आप अपने घरों में जो भी कागज बचता है, जो कागज, कॉपी, मैगजीन या थोड़ा सा भी कागज उठा के फेंका या निकाला, उस सबको इकट्ठा करके कूड़े में अलग से दें, उसको बाकी कूड़े से ना मिलाएं। तो आपके यहाँ जो सफाई वाला, जो कूड़े वाला आता है और उस कूड़े को ले जाता है, तो वो अलग से उसको ले जाएगा और वो रिसाइकलिंग के लिए चला जाएगा। अगर ये कागज गीले कूड़े के साथ भीग गए तो फिर वो कागज बेकार हो जाएंगे और उनका फिर से उपयोग नहीं हो पाएगा। तो मैं आज अब इस अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और आप सबसे कहना चाहूंगी, खूब खुश रहिए, खूब सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और खूब सारे हम लोग वृक्ष लगाएं। इस दिशा में सोचिए, कागज का कम उपयोग करिए और खूब अच्छे से उपयोग करिए। और एक बात अंत में कि हम में से हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मैं एक स्लोगन से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, जो कि मैंने बाल पर्यावरण वाहिनी को दिया था। ये तो अंग्रेजी में है, वन अर्थ वन लाइफ, लेट मी मेक द डिफरेंस। और इसका हिंदी में भी मैं अनुवाद करना चाहूंगी आपको। एक सृष्टि एक जीवन, एक ही तो सृष्टि है ना हमारे पास, और एक ही जीवन है। भाई हमें तो इसी जीवन का याद रहता है ना। अगर हम पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं तो भी हम कहाँ से आए हैं और आगे कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ याद रहता है। तो हम सब के पास एक सृष्टि एक जीवन, मुझे भी कुछ करना है। तो हम सब अपने छोटे छोटे कुछ से एक बहुत बड़ा कुछ बनाएंगे और बहुत सारा परिवर्तन अपनी इस पृथ्वी, प्यारी सी पृथ्वी, अपनी ब्लू प्लैनेट के लिए, अपने घर के लिए करेंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
और मैं जल्दी ही आपसे फिर बात करने आऊंगी। नमस्कार।